हेलो फ्रेंड्स, मैंने लुसेंट सामान्य ज्ञान सब्जेक्टिव का 100 प्रश्नों का सेट लेकर आया हूँ, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है, जिसका हम तेज़ी से अभ्यास करेंगे, जो आपके समय को भी बचाएगा। तो आइए लुसेंट के प्रथम भाग इतिहास में प्राचीन इतिहास की ओर चलते हैं, जो सेट 001 के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रथम प्रश्न, भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः किन किन स्रोतों से मिलती है? 4 स्रोतों से: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य से। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? वेद। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? वेद। वेदों के संकलनकर्ता किनको माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को। वेदों के संकलनकर्ता किनको माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्य व्यास को। वेदों की कुल कितनी संख्या है? वेदों की कुल 4 संख्या है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल, कितने सूक्त और कितने ऋचाएँ हैं? 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल, कितने सूक्त और कितने ऋचाएँ हैं? 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री। विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र, जो कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, ऋग्वेद के कितने मंडल में वर्णित है? ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र, जो कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, ऋग्वेद के कितने मंडल में वर्णित है? यह ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? सोम देवता का उल्लेख है। 8वीं मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील। 8वीं मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के कितने मंडल में वर्णित है? 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के कितने मंडल में वर्णित है? 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार समाज कितने वर्ण में विभाजित था? 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो क्रमशः आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख से, भुजाओं से, जंघाओं से और चरणों से उत्पन्न हुए थे। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? ऋग्वेद। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? ऋग्वेद। इंद्र। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? 200। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? 200। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन किस वेद में किया गया है? यजुर्वेद में। सहस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन किस वेद में किया गया है? यजुर्वेद में। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? अथर्वयु। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? अथर्वयु। गद्य एवं पद वाले वेद किस वेद को माने जाते हैं? यजुर्वेद को। गाई जा सकने वाली ऋचाओं के संकलन को क्या कहते हैं? सामवेद। गाई जा सकने वाली ऋचाओं के संकलन को क्या कहते हैं? सामवेद।
सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? उदात्री। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? उदात्री। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। अथर्ववेद किस ऋषि द्वारा रचा गया है? अथर्वा ऋषि द्वारा। अथर्ववेद किस ऋषि द्वारा रचा गया है? अथर्वा ऋषि द्वारा। तंत्र मंत्र जादू टोना वाले वेद किस वेद को कहा जाता है? अथर्ववेद को। अथर्ववेद किसकी जन्म की निंदा करता है? कन्या की जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद किसकी जन्म की निंदा करता है? तो कन्या की। सभा एवं समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कही गई है? अथर्ववेद में। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कही गई है? अथर्ववेद में। सबसे प्राचीन वेद किस वेद को माना जाता है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद किस वेद को माना जाता है? ऋग्वेद को। सबसे बाद का वेद किस वेद को माना जाता है? अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद किस वेद को माना जाता है? अथर्ववेद। वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना की गई है? 6 वेदांगों की रचना की गई है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा तथा क्रमबद्ध विवरण किसमें मिलता है? पुराणों में। पुराणों के रचयिता किन्हें माना जाता है? लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा को। पुराणों के रचयिता किन्हें माना जाता है? लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। 18 पुराणों में से कितने पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई जाती है? सिर्फ 5 में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत पुराण में। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक किसे माना जाता है? मत्स्य पुराण को। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक किसे माना जाता है? मत्स्य पुराण को। अधिकतर पुराण किसमें लिखे गए हैं? सरल संस्कृत श्लोक में। अधिकतर पुराण किसमें लिखे गए हैं? सरल संस्कृत श्लोक में। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे क्या सुन सकते थे? वे पुराण सुन सकते थे। वे पुराणों को अच्छी तरह से सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी कहाँ किया करते थे? मंदिरों में। पुराणों का पाठ पुजारी कहाँ किया करते थे? मंदिरों में। स्त्रियों की सबसे गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त होती है? मैत्रेयी संहिता से। किस संहिता में स्त्री को जुआ और शराब की भांति पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है? मैत्रेयी संहिता में। किस संहिता में स्त्री को जुआ और शराब की भांति पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है? मैत्रेयी संहिता में। किस ग्रंथ में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में। इस स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक किस स्मृति को माना जाता है? मनु स्मृति को। नारद स्मृति किस युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है? गुप्त युग के विषय में। बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी किसमें वर्णित है? जातक में। बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी किसमें वर्णित है? जातक में। महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ किस ग्रंथ में वर्णित है? हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु में। महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ किसमें वर्णित है? हीनयान का कथावस्तु में। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम।
जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से ज्ञात होता है? कल्पसूत्र से। भगवान महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? चाणक्य। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। चाणक्य को और किन किन नामों से जाना जाता है? कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त। चाणक्य को और किन नामों से जाना जाता है? कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त। कौटिल्य के अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों एवं कितने प्रकरणों में विभाजित है? 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस काल की इतिहास की जानकारी मिलती है? मौर्यकालीन इतिहास की। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? कल्हण के द्वारा। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? कल्हण के द्वारा। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी का संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत किस ग्रंथ में सुरक्षित है? चचनामा में। अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत किस ग्रंथ में सुरक्षित है? चचनामा में। चचनामा के लेखक कौन हैं? अली अहमद। अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक किसे माना जाता है? अष्टाध्यायी को। संस्कृत भाषा की प्रथम पुस्तक किसे माना जाता है? अष्टाध्यायी को। कात्यायन की गार्गी संहिता कौन सी ग्रंथ है? एक ज्योतिष ग्रंथ है। पतंजलि किसके पुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग के। पतंजलि किसके पुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग के। किसके महाभाष्य से शुंगों का इतिहास पता चलता है? पतंजलि के महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। भारत के संबंध में टेसियस का विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। वह कहाँ का रहने वाला था? वह ईरान का राजवैद्य था। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। हेरोडोटस ने किस पुस्तक में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है? हिस्टोरिका नामक पुस्तक में उन्होंने भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में किसका विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है? नियार्कस, आनेसिक्रटस तथा आसिटोबुलस। मेगास्थनीज किसका राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की है जिसमें मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है? इंडिका। इंडिका में मेगास्थनीज ने मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के बारे में लिखा है। डायमेकस किसका राजदूत था जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था? सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था। मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत कौन था जो अशोक के राजदरबार में आया था? डायोनिसियस। डायोनिसियस अशोक के राजदरबार में आया था। दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? टॉलमी ने। दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? टॉलमी ने।
प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी, जिसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है? प्लिनी ने। एक अज्ञात लेखक जो 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था, एक पुस्तक में उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। वह पुस्तक कौन सी है? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। किस चीनी यात्री ने गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था? फाहियान। 1518 ईस्वी में किस चीनी लेखक ने भारत आया था? संग्यून। 1518 ईस्वी में किस चीनी लेखक ने भारत आया था? संग्यून। संग्यून ने अपने 3 वर्षों की यात्रा में कौन सी प्राप्तियां एकत्रित की? बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। संग्यून ने अपने 3 वर्षों की यात्रा में क्या एकत्रित की? बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन से चीनी यात्री ने भारत आया? हेनसांग। हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद वह भारत पहुंचा। भारत पहुंचने पर वह कितने वर्षों तक भारत में रहा और वह फिर वापस चीन लौट गया? 15 वर्षों तक रहकर 645 ईस्वी में वह चीन लौट गया। हेनसांग का भ्रमण वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है? CU की नाम से। हेनसांग के अनुसार सिंध का राजा कौन था? शूद्र। हेनसांग के अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। किस चीनी यात्री ने 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था, जिसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है? इत्सिंग ने। महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला अरबी लेखक कौन था? अल-बरूनी। अल-बरूनी था जो मोहम्मद गजनबी के साथ आया था। अल-बरूनी द्वारा अरबी में लिखी गई उसकी कौन सी कृति है जो आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है? किताबुल हिंद या तहकीक-ए-हिंद। इब्न बतूता के द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत किस नाम से जाना जाता है? रिहला। कितने ईस्वी में इब्न बतूता को दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था? 1333 ईस्वी में। 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। एक तिब्बती लेखक तारानाथ ने किस ग्रंथ की रचना की जिससे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो एक तिब्बती लेखक था जिसका नाम तारानाथ था। कौन से लेखक ने 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था, जिसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है? मार्को पोलो। मार्को पोलो ने पांड्य देश की यात्रा पर आया था। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई, जिसे एशिया माइनर भी कहा जाता है, अभिलेख से किस वैदिक देवता के नाम मिलते हैं? मित्र, वरुण, इंद्र और नासात्य का विवरण मिलता है। नासात्य को अश्विनी कुमार भी कहा गया है। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यमन राजदूत होलियोडोरस के किस स्तंभ लेख से प्राप्त होता है? बेसनगर के गरुड़ स्तंभ लेख से। बेसनगर को विदिशा भी कहा गया है, इसलिए बेसनगर के गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त हुआ था। सर्वप्रथम भारत का जिक्र किस अभिलेख में है? हाथी गुम्फा अभिलेख में। हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किया गया है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन है? सौगौरा अभिलेख। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किस स्तंभ लेख से प्राप्त होती है?
भीतरी स्तंभ लेख से। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होती है? एरन अभिलेख से। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? मंदसौर अभिलेख से। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? मंदसौर अभिलेख से। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। किस कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल से गर्तावास का साक्ष्य मिला है जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी? बुर्जहोम। बुर्जहोम से नवपाषाणिक पुरास्थल मिला है जिसमें गर्तावास था और उसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा गया है जिसे साहित्य में कसा अर्पण कहा गया है? आहत सिक्के। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस शासकों ने किया था? यवन शासकों ने। यवन शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया था। किस राजा की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है? समुद्रगुप्त की। अरिकमेडु से कौन से सिक्के प्राप्त हुए हैं? रोमन सिक्के। अरिकमेडु से कौन से सिक्के प्राप्त हुए हैं? रोमन सिक्के। सबसे पहले भारत का संबंध किससे स्थापित हुआ? बर्मा, मलाया, कंबोडिया एवं जावा से। प्राचीन समय में इसका नाम यही था। बाद के दिनों में इसका नाम में परिवर्तन हो गया है। वर्तमान में समय में इसके अलग अलग नाम हैं, जैसे बर्मा को म्यांमार के नाम से जाना जाता है। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? कलिंगराज खारवेल से। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? कलिंगराज खारवेल से। जूनागढ़ का अभिलेख किस राजा से संबंधित है? रुद्रदामन से। रुद्रदामन से।